सौर्य एकेडमी सतना में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश संपूर्ण परिचय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह एमपीपीएससी पटवारी व्यापम के किसी भी एग्जाम और मध्य प्रदेश वन प्रहरी एग्जाम जो आने वाले हैं उस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया था। वर्तमान स्वरूप जो है मध्य प्रदेश का वो कब अस्तित्व में आया था, तो 1 नवंबर 2000 को। कब आया था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आया था। और यदि हम आज के इसके विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230+1। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230+1। राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें 29 हैं। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की यदि राजकीय भाषा बोले तो हिंदी है। पक्षी की यदि बात करें, यदि पक्षी पूछा जाता है राजकीय पक्षी तो कौन सा है? दूधराज, शाही बुलबुल बोला जाता है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। राजकीय नाटक जो है वो माच है। राजकीय नृत्य जो है राई है। तो इन सबको याद रखिए, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे राजकीय वृक्ष पूछा गया है तो बरगद। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह हुआ था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह किससे हुआ था? तो ये इक्ष्वाकु वंश के जो राजा पुरकुत्स थे। कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरकुत्स के साथ रेवा नर्मदा का विवाह हुआ था और पुरकुत्स ने ही रेवा को नर्मदा नाम दिया था। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? गरुण किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गरुण जो था ये गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था और ये गुप्त काल के शिलालेखों और जो स्तंभ अभिलेख हैं उनके साथ ही एरण के सिक्कों पर सिंह व गरुण के चित्र बने हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था? हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को किसने कहा था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने कहा था? वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था। और ये वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल रहे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रहे, जो 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। चित्रकूट पौराणिक समय से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट जो है ये सतना जिले में स्थित है। सतना जिला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा में चित्रकूट स्थित है। और चित्रकूट से कौन सी नदी निकलती है? तो मंदाकिनी नदी निकलती है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिए, 10 फरवरी 2009 को इसे पवित्र नगर भी घोषित किया गया है। यहाँ पे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सहित चित्रकूट के जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। और बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं प्रमुख रूप से, जैसे रामघाट है, भरत मिलाप मंदिर है, कामतागिरी पर्वत है, जानकी कुंड, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा इत्यादि बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। कहाँ स्थित है? सतना जिले में। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था। कौन से शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था। और सांची के स्तूप है कहाँ? ये रायसेन जिले में स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। तो ये भी याद रखिए। इसका निर्माण किसने कराया था? मौर्य वंश के शासक अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। तो ये भी याद रखिए। यहाँ पे पूछा गया नष्ट किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका किस वर्ष खोजा गया था? भीमबेटका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में हुई थी। भीमबेटका की खोज 1957 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की था? डॉक्टर विष्णु, याद रखिए, वाकड़कर। डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने इनकी खोज किया था।
1957-58 में, और इसको 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये मंडला की रानी थी। कहाँ की रानी थी? मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी, और इनका विवाह जो हुआ था वो गढ़ मंडला के शासक दलपत शाह से हुआ था। तो कहाँ की रानी हुई थी? ये मंडला की रानी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती हैं? तो मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक 21 जून को प्राप्त होती हैं। कब प्राप्त होती हैं? 21 जून को। 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के लंबवत होता है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश को बीचों बीच 14 जिलों से काटते हुए जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे अधिक कब प्राप्त होती हैं? 21 जून को प्राप्त होती हैं। कारण है क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो चेरा पूंजी है किस स्थान को कहा जाता है? ये पचमढ़ी को कहा जाता है। किस स्थान को कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। ये होशंगाबाद जिले में पूरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 215 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है, और यही कारण है कि इसे पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरा पूंजी कहा जाता है। बहुत पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। बताइए कितनी रियासतें इसमें मिलाई गई थी? तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो इसमें 79 कितनी रियासतें मिलाई गई थी? 79 रियासतें मिलाई गई थी, और जिनमें मध्य भारत जो बी स्टेट के नाम से जाना जाता था। बी स्टेट कितनी रियासतें थी? 26, सी स्टेट की 38, और ए स्टेट सीपी एंड बरार की 15 रियासतें थी। इनको मिला के मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो कितनी रियासतें थी? 79 रियासतें थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश बघेलखंड के कौन से भाग में स्थित है? बघेलखंड मध्य प्रदेश के कौन से भाग में स्थित है? तो बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यदि हम मध्य प्रदेश के नक्शे को बनाते हैं तो जो ये वाला भाग होता है उत्तर और पूर्व, ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र है। और इसमें मुख्य रूप से जो जिले आते हैं तो रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया। उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग आता है जिनमें सोनभद्र जिला और इलाहाबाद का कुछ क्षेत्र है जो इसमें बघेलखंड क्षेत्र में आता है। तो कौन से भाग में है? ये उत्तर पूर्व भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 1352 मीटर है। कितने मीटर है? 1352 मीटर है। ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में। राइट आंसर धूपगढ़। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो नर्मदा घाटी, सोन घाटी, ताप्ती घाटी, ये तीनों ही भ्रंश घाटी में बहती हैं। जो चंबल घाटी है ये भ्रंश घाटी नहीं है। जो चंबल नदी है ये महू जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और इटावा के पास उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। ये एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। यदि नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? यहाँ पे देखें तो नर्मदा घाटी, सोन घाटी, ताप्ती घाटी, ये तीनों ही भ्रंश घाटियाँ हैं। भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। जो चंबल नदी है, चंबल नदी भ्रंश घाटी से नहीं बहती है। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और ये भारत और राजस्थान की मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। बाकी ये नर्मदा नदी, सोन नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों ही भ्रंश घाटी नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? बुरहानपुर जिला को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। इसके अलावा इसको गेटवे टू साउथ इंडिया और दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए।
गेटवे टू साउथ इंडिया, और दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है वो केन बेतवा लिंक परियोजना है। कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना, और इसे 25 अगस्त 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इसी के अंतर्गत, केन बेतवा लिंक के अंतर्गत 73 मीटर ऊंचा बांध और 231 किलोमीटर लंबी नहर को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा केन बेतवा लिंक। और इसमें बेतवा नदी पर जो निर्मित बरुआ सागर जलाशय का, उसको एक लंबी नहर के माध्यम से केन नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन बेतवा लिंक। सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है? तो सरस्वती और खान नदियों के बीच कौन सा जिला स्थित है? इंदौर जिला स्थित है। कौन सा जिला है? इंदौर जिला। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। चंबल नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो चंबल नदी को प्राचीन समय में चरमावती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? चरमावती से जाना जाता था, चरमावती के नाम से जाना जाता था। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू तहसील के जानापाव पर्वत से निकलती है, जो धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी याद रखिए, बीहड़ वगैरह का भी निर्माण करती है भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में। रेवाकुंड कहाँ स्थित है? रेवाकुंड कहाँ स्थित है? तो रेवाकुंड जो स्थित है ये मांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है रेवाकुंड? मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले के नर्मदा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, और इसे मांडवगढ़ या सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए। रेवाकुंड का निर्माण किसने कराया था? तो रेवाकुंड का निर्माण कराया था बाज बहादुर ने। किसने करवाया था? बाज बहादुर ने। तो ये फैक्ट भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, रजत जलप्रपात कहाँ स्थित है? रजत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रजत जलप्रपात जो है ये पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश का चौथा ऊंचा झरना है। और रजत जलप्रपात की विशेषता है कि जब इसमें पानी ऊपर से नीचे जो जलधारा गिरती है तो नीचे चांदी की तरह दिखने लगती है, और यही कारण है कि इसको रजत जलप्रपात नाम दिया गया है। कहाँ पे स्थित है? पचमढ़ी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो सांक सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में। सांक सागर झील ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और किस नदी पे? तो मनियर नदी पे बनाया गया है। और ये झील जो है माधव राष्ट्रीय पार्क के आसपास की जैव विविधता को भी बहुत ज़्यादा बनाए रखता है, तो इसलिए भी मुख्य हो जाता है। और यदि हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, और 1972 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्राणहिता किस लिए प्रसिद्ध है? प्राणहिता किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राणहिता जो है ये वर्धा और बैनगंगा नदियों का संगम स्थल है। वर्धा नदी और बैनगंगा नदी का जो संगम स्थल है इसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, और ये वर्तमान में स्थिति की बात करें तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये डिंडौरी जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डिंडौरी जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1968 में। और ये प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये भी याद रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1976 में, 1976 में मध्य प्रदेश में निजी वन रोपणियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्य सामाजिक वानिकी योजना को प्रारंभ किया गया था 1976 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1976। इसके अलावा वृक्षारोपण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक पंचवन योजना भी आई थी, इसको भी याद रखिए। पंचवन योजना भी 1976-77 में आई थी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये शिवपुरी जिले में।
करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये शिवपुरी जिले में स्थित है और ये प्रमुख रूप से सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान करता है। इसके लिए भी प्रसिद्ध है। सोन चिड़िया जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है उसको संरक्षण प्रदान करता है। और यदि स्थापना की बात करें करेरा अभ्यारण्य की तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा भी गया है पटवारी एग्जाम में। मध्य प्रदेश के किस स्थान को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो ये पचमढ़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पचमढ़ी को। ये होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये बहुत ही रमणीय स्थल और सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। प्रमुख रूप से यदि हम इनके स्थलों की बात करें तो 5 पांडव गुफा, जटाशंकर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ प्रमुख जो है मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है, तो इनको भी याद रखिए। सबसे ऊंची चोटी जो है ये धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है, इसको भी याद रखिएगा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई थी? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये मंडला जिले में की गई थी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मंडला जिले में की गई थी और ये भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय पार्कों में से एक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर, सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में जाना जाता है। ये किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जो सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर है ये कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यहाँ पे सूर्य के अस्त होने के समय का जो दृश्य होता है वो बहुत ही मग्न-मुग्ध और रमणीय होता है। ये इसी कारण यहाँ पे जो पर्यटन जाते हैं तो सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर को देखने जाते हैं और ये इसको किस नाम से जाना जाता है? बमनी दादर को नाम से। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर कहाँ पे स्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। और यदि भारत की बात करें, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, तो ये भी याद रखिए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। और यहाँ पे जो पूछा गया है मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1974 में। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को हल किया है और इसी तरह के जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।